नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां नक्सलियों ने न सिर्फ सड़क निर्माण कार्य को रोका बल्कि काम करने वाले एक कर्मचारी की हत्या भी कर दी। वाहनों में आग लगाने की कोशिश की गई और निर्माण कार्य में लगे मशीनों में आग लगाई गई है। जिले के दोरनापाल और जगरगुंडा गांव के बीच में गोरगुंडा गांव के करीब नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य को रोका और सड़क निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार के मुंशी भास्कर की धनुष बाण से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्यों में लगे 2 कर्मचारियों को अगवा भी किया था। हालांकि बाद में नक्सलियों ने दोनों कर्मचारियों को जिनको अगवा किया था उनको रिहा भी कर दिया। वारदात को अंजाम दिया है। सड़क निर्माण कार्य चल रहा था और यहां पर जाकर के नक्सलियों ने वाहनों को आग लगाई। उसके बाद 2 कर्मचारियों को अगवा किया और 1 कर्मचारी की हत्या भी कर दी। तीर से हमला किया गया है, तीर मार करके हत्या की गई है कर्मचारी की। लेकिन जिन 2 कर्मचारियों को अगवा किया गया था उन दोनों को रिहा करने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। एसडी राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। एसडी राज, क्या कुछ पूरी जानकारी इस हमले को लेकर के? जी हितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि बस्तर में नक्सलियों की वारदात तो कम होने के नाम ही नहीं ले रही है। जैसे कि आए दिन कुछ ना कुछ नए नए घटना होते जा रही है और ऐसा ही कुछ घटना कल सुकमा जिला से सामने आया कि सुकमा जिला में पीएमजीएसवाई का रोड का काम चल रहा था अंदरूनी क्षेत्र में। उस क्षेत्र में जब काम चल रहा था तो कुछ नक्सली वहां पे पहुंचते हैं और तीर धनुष लेके पहुंचते हैं और वहां पे जब काम करने मुंशी रहता है और 2 लोग और रहते हैं जो ड्राइवर रहते हैं, तो सभी को पहले अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद फिर जब वो मुंशी को वहां पे तीर मारकर उसको हत्या वहीं पे कर देते हैं और उसके बाद जो 2 ड्राइवर रहते हैं उनको लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद कुछ समय बाद हालांकि छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि बस्तर बस्तर जिला एक ऐसा जिला हो गया जहां पे बाहर के लोग, जो बाहरी लोग जो हैं वो कोरोना से डर रहे हैं और अंदरूनी क्षेत्र के लोग हैं जो नक्सलियों से डर रहे हैं। तो यहाँ के बस्तर के लोगों को अब रहना दुष्कर्म हो गया है, परेशान हो गए हैं। यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि शासन यहाँ पे, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे बीजापुर में इतनी बड़ी घटना वारदात अंजाम दिया था नक्सलियों ने। उसके कुछ ही दिन बाद फिर ऐसे घटना, आए दिन घटना का अंजाम देते हैं नक्सली नक्सली अंजाम दे रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ की पब्लिक जिस तरीके से परेशान है, तो उनका कहना यह है कि बाहर जाओ तो कोरोना ने मार रहे हैं और अंदर में नक्सलियों मार रहे हैं, तो हम जाए तो जाए कहाँ। ऐसे ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों के कुछ लोगों का कहना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ नक्सली वारदात कम होने की बात कहा गया था कुछ दिन पहले, सीएम भूपेश बघेल अमित शाह जी आए थे और बोला गया था कि इनका नक्सलियों का जो वारदात हुआ था बीजापुर में उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन अब मेरे को ऐसा तो कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा कि इनका बदला लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वारदात आए दिन फिर से हो रही है और आए दिन घटनाएं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि वारदात का बदला लेना तो अभी नजर में आ ही नहीं रहा है। और इनका कहना यह है कि शासन और प्रशासन का कि कुछ नए रणनीति बना रहे हैं, लेकिन नए रणनीति किस तरीके से बना रहे हैं ये अभी तक का पुष्टि नहीं किया गया है कि किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं। लेकिन ऐसे पीएम की सोए की रोड बनाते हुए और इस तरीके के वहां के जो मजदूरों को मारना, इस तरीके से ड्राइवर और वहां पे मुंशियों को मारना, इससे ये कहीं ना कहीं ये साबित होगा कि विकास कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अब शासन को। क्योंकि अभी इस तरीके से घटनाओं से अब कोई भी ठेकेदार या कोई मुंशी या कोई हेल्पर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर काम करने के लिए डरेगा, भय के कारण अंदरूनी काम करने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे। इसी कारण से विकास कार्यों में विलंबता जरूर आएगी। जी हजराज, क्योंकि जैसा आपने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे, दौरा करके आए थे और ये कहा गया था कि बदला लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हैं। अभी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा हो या उनको रोकने की कोई कोशिश की जा रही हो या उनकी सफाई वहां से सफाया करने की कोशिश की जा रही हो। ऐसी कोई भी योजना फिलहाल कम से कम छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रही है।
जी, हितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहली बात कि हालाँकि कोई नक्सलियों के गतिविधियों और नक्सलियों के खिलाफ जो भी रणनीति बनाता है, उसको सबसे पहले शासन, पुलिस विभाग या कोई भी सामने तो नहीं रखा जाता, डिस्पोज़ नहीं कराते हैं, क्योंकि वो अंदरूनी क्षेत्रों की मामला रहती है और उनके शासकीय विभाग का मामला रहता है, तो ऐसे मामला को सामने नहीं रखा जाता है। जो भी रणनीति बनाते हैं, अंदरूनी क्षेत्रों से अंदरूनी तरीके से काम किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से रणनीति इन लोगों ने बनाने की बात कही गई थी, जब बीजापुर का घटना हुआ था, घटना होने के बाद अभी तक का कोई भी घटनाओं को देख रहे हैं आप, नक्सलियों ने आए दिन कभी बीजापुर में, कभी सुकमा में, कभी दंतेवाड़ा में कोई ना कोई घटना करते नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये तो है कि नक्सली वहां पे उपस्थिति अपना दर्ज करा रहे हैं और अपना भय हर जगह बना रहे हैं। तो आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि नक्सल क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाला बस्तर क्षेत्र से नक्सल को मार भगाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन जैसा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। यहाँ के पब्लिक का कहना है कि यहाँ से नक्सल को खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ा घटना होने के बाद अमित शाह जी जब यहाँ पे आते हैं, अमित शाह जी खुद कहते हैं कि अब नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बोलने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं शासन के लिए चुनौती वाली बात सामने आती है। जी, लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे हैं, ये जो कर्मचारी काम करते हैं, इस तरीके की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। हाल ही में अगर बात की जाए तो एक जो वाटर के लिए कोई प्लांटेशन वहां पर कुछ काम चल रहा था, तो वहां पर भी इस तरीके से वाहनों को चलाया गया था। और यहाँ पर भी जिस तरीके से अब ये जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, इसमें भी इसी तरीके से दखल दिया गया और यहाँ पर एक कर्मचारी की हत्या भी कर दी। तो इस तरीके से जिस तरीके से हत्या हो रही है या फिर लगातार जो इस तरीके से विकास के जो काम हो रहे हैं उनमें बाधाएं डाली जा रही हैं, इसके लिए सरकार की तरफ से क्यों ऐसे कर्मचारियों को वहां पर सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जा रही? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इससे 2 दिन पहले कुछ 2 जवानों को मार दिया गया था बेज्जी, वो सुकमा जिला में ही आता है बेज्जी, वहाँ पे भी 2 जवानों को मार दिया गया था। उससे पहले वाटर टैंक का काम चल रहा था बीजापुर में, वहाँ पे गाड़ियों पे आग जलने की बात तो कॉमन सी बात हो गई है। बस्तर संभाग में आए दिन गाड़ियों को आग के हवाले किया जाता है, लेकिन अब जो मारा जा रहा है, जो जवानों को मारने के बाद जब यहाँ पे वर्करों को मारा जा रहा है जिस तरीके से, ये आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बस्तर में अंदरूनी क्षेत्रों में काम करने के लिए बस्तर के यहाँ पे ठेकेदार सामने नहीं आते हैं। इसके लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के ठेकेदार ही सामने आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहर के रहते हैं, उनको पूरी तरह से जानकारी यहाँ के बारे में नहीं रहता है। तो इसीलिए इन अंदरूनी क्षेत्रों में ये काम करने के लिए आ जाते हैं। आने के बाद जब इन घटनाओं का सामना करना पड़ता है, तो इसके बाद अगला जब काम करना रहता है विकास कार्य में, ये सीधा सीधा मना कर देते हैं। तो ऐसे में बस्तर में विकास होना भी नामुमकिन हो गया है। इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देते हैं नक्सली, तो इसीलिए भय के कारण यहाँ पे विकास कार्य भी नहीं होता। तो शासन ने सीधा सीधा कहा, अमित शाह जी ने कहा पिछले बार जब आए थे बीजापुर वाली घटना के बाद, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि अंदरूनी क्षेत्रों में पूरी तरह से कैंप खोली जाएगी। कैंप जहां जहां इन लोग मना कर रहे हैं, कैंप की वजह से जो घटना जिस जगह में नक्सलियों का गतिविधि ज्यादा लगता है, वहां पे पूरी जगहों पे कैंप, सीआरपीएफ का कैंप बैठाया जाएगा। लेकिन इस तरह इसमें कोई भी मतलब काम के नजर नहीं आ रहा है कि अमित शाह जी जो यहाँ पे आके टिप्पणी किए थे कि अभी मुंह तोड़ जवाब देंगे नक्सलियों को, इसका कोई भी नहीं नजर। हो सकता है कि ये कहीं कोरोना के काल के परेशानी के कारण भी हो सकता है, लेकिन बस्तर के पब्लिक जो है नक्सली और दूसरा कोरोना दोनों से परेशान है। अब देखना यह है कि कब तक इन दोनों चीजों से मुक्त मिलती है बस्तर के लोगों को। जी एसडी राज, लेकिन एक और सवाल यहाँ पर, जो स्थानीय लोग हैं, क्या उनको भी इसी तरीके से मारा जा रहा है, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं फिलहाल अगर बात की जाए तो? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर के लोग आए दिन मार खाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अंदरूनी क्षेत्र के जो ग्रामीण रहते हैं, वो नक्सलियों का बात अगर नहीं मानते हैं तो उनको नक्सली मारते हैं, और अगर पुलिस विभाग की बात नहीं मानते हैं तो पुलिस भी मारते हैं, ऐसा बताया जाता है। दोनों तरफ से अंदरूनी क्षेत्र के जो ग्रामीण है दोनों तरफ से प्रताड़ित होते हैं और दोनों तरफ से परेशान होते हैं, और दोनों का सहयोग करना उनके लिए वहां पे बात रखा जाता है, क्योंकि नक्सलियों का अगर सहयोग नहीं करेंगे तो उधर से उन लोग मार खाएंगे, और पुलिस का काम नहीं करेंगे तो पुलिस मारेंगे, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे ग्रामीणों से इससे पहले भी इस विषय में चर्चा किया गया था, तो उनका मजबूरी हो जाता है कि सभी का काम करना, इसीलिए वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में पिसते जरूर हैं। जी जी एसडी राज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नक्सलियों की जो समस्या है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या होती हुई एक बार फिर से दिखाई दे रही है, और इस समस्या का समाधान करना बेहद ज़रूरी हो जाता है ऐसे वक्त पर। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद
गंभीर होती जा रही है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन तेजी से करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर वैक्सीन की कमी के मामले भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में संक्रमण बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। सक्रिय मामलों में रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों की जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, और वर्तमान में अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो 15 लाख से ज्यादा पूरे देश भर में है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच कई राज्यों ने वीकेंड लॉकडाउन का रुख भी किया है। दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है, जिसमें कई तरह की पाबंदियों को लगाया गया है। दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ में भी साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया गया। यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही 79.10% नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और इन 2 राज्यों के अलावा इनमें दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और बंगाल शामिल हैं। वैसे इन राज्यों के साथ ही तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में भी नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अरविंद विद्रोही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे चर्चा करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के जो फिलहाल तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। अरविंद जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग राज्यों से जो सूचना सामने आ रही है, जिस तरीके से कोरोना का प्रसार बड़ी तेजी से फैल रहा है और सतर्कता भी बढ़ती जा रही है सरकारों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। किस तरीके से देखा जाए, क्या सरकार के काबू से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है स्थिति? देखिए, कोई महामारी जो होती है, जब उसका संक्रमण फैलता है तो वो सरकारों के जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके नियंत्रण के बाहर हो ही जाती हैं। इस समय सबसे बहुत जरूरी ये है कि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उनकी पहचान हो जाए और उनका इलाज समय रहते शुरू हो जाए। इलाज की 2 व्यवस्थाएं हैं, एक घर पर है और दूसरी अस्पताल में। अस्पतालों में भी कई श्रेणी की व्यवस्था है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अभी ये है, अगर हमको संक्रामक इस कोविड-19 को रोकना है तो इस बीमारी की पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है रोगियों के अंदर, क्योंकि ये लक्षण विहीन भी होता है। तो अभी किसी को भी बहुत पैनिक होने और परेशान होने की इस बात की जरूरत नहीं है कि केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस जितने भी हों वो सामने आ जाएं। जब कोई रोगी कोविड-19 से ग्रसित कोई रोगी अगर छुपा रहेगा, उसकी पहचान नहीं हो पाएगी तो वो और लोगों को संक्रमित करेगा। इसलिए जितने भी केस मिल रहे हैं, अभी लोगों को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेने का समय है। ये वो समय है कि अधिक केस आ रहे हैं तो उससे घबराने की जगह उससे ये सकारात्मक पहलू देखना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमण में आए और उनकी पहचान हो गई, वो आइसोलेट किए गए, क्वारंटाइन किए गए, उनका इलाज शुरू हुआ तो और लोग संक्रमित नहीं होंगे। मुझे लगता है कि हफ्ते भर अगर लोग सावधानी बरतें, जो भी स्वास्थ्य निर्देश है उसका पालन करें तो संक्रमित मरीजों की संख्या निकलनी कम हो जाएगी। धीरे धीरे समान स्थिति की तरफ हम लोग जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, कि जो लोग बिल्कुल अरविंद जी, चर्चा इस मसले पर करेंगे, चर्चा कोरोना की स्थिति पर करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध इस पावन पवित्र अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस अस्थान तक पवित्र खूह है उस खूह विच करवाया। इस अस्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ला के पहला श्री अखंड पाठ का प्रकाश इस पावन पवित्र स्थान ते होया। जड़ियां निशानियां ने सतगुरु जी की चौंकी दे पावे कृपान संख साहब जो सतगुरु जी दी इतिहासक निशानियां ने। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। वाहे गुरु वाहे कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में नए मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अरविंद विद्रोही जी। अरविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकारें सख्ती बरत रही हैं, सख्त दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, कुछ चीज़ों को छोड़ा जा रहा है और उसकी वजह से उस परिणाम भी देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी इस तरीके के फैसले लिए जाना क्या सही है? जिस तरीके से कुंभ की अगर बात की जाए, उत्तराखंड में कुंभ में एक महामंडलेश्वर है, उनकी मौत तक हो चुकी है कोरोना की वजह से, और कई साधु संत ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। लेकिन जो नई गाइडलाइन जारी की जा रही है वो आम लोगों के लिए कुंभ क्षेत्र को उससे अलग रखा गया है। देखिए, कुंभ का जो है कुंभ मेले का आयोजन और वहां पर जो स्नान की व्यवस्था और सारी चीजें हैं जी, इसके बारे में गाइडलाइन जो सरकार दे रही है वो साधु संतों और सबको ध्यान में रख के दे रही है। लेकिन अच्छा यही होता कि कुंभ मेले का जो है सीमित कर दिया जाता या स्थगित कर दिया जाता। अब क्योंकि कुंभ स्थगित नहीं हो सकता है तो उसको केवल अखाड़ों में कर सकता। कई अखाड़ों ने अपने आप जो है कुंभ स्नान को स्थगित करने की घोषणा भी की हुई है। तमाम लोग वहां पर बीमार हो रहे हैं, कोविड संक्रमण हो रहे हैं। कई राज्यों ने भी कहा है कि जो लोग कुंभ का स्नान करके आए वो राज्य में आने पर अपने को आइसोलेट कर ले और उनकी जांच हो और उसके बाद जो है वो घूमे। लेकिन लोग इतने जागरूक नहीं है, इसीलिए सरकार को सख्ती करनी पड़ती है। और आम नागरिकों की बात ही नहीं है, सरकार से जुड़े हुए लोग, सरकार के विभिन्न सरकारों के किसी भी राज्य में जिसकी सरकार है या केंद्र में, उसके जिम्मेदार लोग भी कोविड-19 के जो गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन करते हुए साफ साफ दिखते हैं। और मजे की बात यह भी है कि वो अपनी वो तस्वीरें भी ट्विटर पर खुद अपलोड करते हैं। कुंभ में कई नेता गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी, विपक्ष के भी, उन्होंने अपनी तस्वीरें बिल्कुल पास खड़े हुए बिना मास्क लगाया है। और लोग देखिए कि जितने लोगों की इस तरह तस्वीर आ रही है, देर सवेर सभी लोग कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन खुद शिकार हो रहे हैं, इलाज भी करा रहे हैं और तमाम लोगों को संक्रमित कर दे रहे हैं। जागरूकता का नितांत अभाव है अभी इतना होने के बावजूद। तो क्या समझा जाए कि सरकार की तरफ से ये लापरवाही है या इसको क्या कह सकते हैं? क्योंकि लापरवाही शब्द भी मुझे लगता है छोटा नजर आता है, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग, जिम्मेदार लोग, पार्टी के अध्यक्ष तक इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, सरकार के जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उसमें कोई कोताही नहीं, वो 100% बिल्कुल सही है। अगर उसका पालन किया जाए तो बचा जा सकता है। लेकिन सरकार में शामिल जिम्मेदार लोग या विपक्ष के भी जिम्मेदार लोग, राजनेताओं की बात करें, जब वो चुनावी रैलियों में जाते हैं तो अपने ही कोविड-19 के सरकार के, अपने ही सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। ये सरकार का निर्देश तो ठीक है, लेकिन सरकार के जुड़े लोग, विपक्ष के जुड़े लोग और आम लोग, सारे लोग गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब कोई भी संक्रामक रोग हो वो बहुत फैल जाता है तो सरकार के सारे इंतजाम बद इंतजाम में बदल जाते हैं। और इसी में एक शब्द नौकरशाही है, जिसकी जिम्मेदारी होती है
चीजों को क्रियान्वित करने की और सरकार को आगाह करने की। यहाँ पर नौकरशाही भी फैल रही है। नौकरशाही निश्चित हो गई थी। नौकरशाही को लग रहा था कि अब संक्रमण होगा नहीं, जितने में है उतनी व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए उसने आगे की तैयारी नहीं रखी थी। और उसी का नतीजा हुआ कि जब संक्रामक रोग फैलने लगे तो 2-3-4 दिन दोबारा जब फैलने लगा तो 2-4 दिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिखी, अव्यवस्था दिखी। और अब जो है वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे ठीक हो रही है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पतालों में जाकर के डॉक्टर से राय और सब ले रहे हैं। ये मॉनिटरिंग धीमे नहीं पड़नी चाहिए थी और राजनेताओं को और जितने भी राजनेता हैं सत्ता विपक्ष के, उनको अपने आचरण को कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं या आम जनता है, जब उनकी तस्वीरें देखते हैं कि वो कितने अनुशासित हैं तो उसी से वो भी प्रेरणा लेते हैं। लेकिन अरविंद जी, जिस तरीके से आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि लोगों को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी से कई लोग मर जाते हैं, कहीं अगर शमशान घाट की बात करें, लखनऊ, मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लाइनें लगी हुई हैं शवों की, उनको शव का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। तो ये कैसे अपने आप में संतुष्टि मिल सकती है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बचना भी चाहें तो भी हम बच नहीं पा रहे। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। जब अगर लोग सतर्क रहते तो इतना ज्यादा संक्रमण न फैलता। बिल्कुल यह 100% सत्य है। बिल्कुल लोगों ने लापरवाही बरती है। लोगों ने सोचा कि कोविड-19 हमको होगा नहीं। बहुत से लोग अभी भी ये कहते हैं कि अरे जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां कोविड नहीं हो रहा है। लोग मतलब ऐसे ही कह रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है संक्रमण को फैलाने में कारगर हैं। चुनाव जहां भी हो रहा है वहां पर भी प्रत्याशी से लेकर के नेता तक जो है संक्रमित हो रहे हैं। इस बात को आम जन को समझना चाहिए। कोई बहुत पैसे वाला हो, कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर हो, कोई राजनेता बहुत अच्छे पोस्ट पर है, किसी को कोविड-19 छोड़ नहीं रहा है। व्यवस्थाओं में, इलाज के व्यवस्थाओं में अंतर मिलेगा। जो पैसे वाले हैं, जो बड़ी जगह पर है, उनके इलाज में अगर प्राइवेट भी वो खर्चा कराएंगे तो 10-10, 15-15 लाख रुपया खर्च करने में वो सक्षम है। आम नागरिक को ये सोचना चाहिए कि अगर हम हफ्ता भर 15 दिन बिल्कुल सतर्क रह के रहेंगे और लगातार जीवन में कोविड-19 के निर्देशों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इलाज में हमारा पैसा नहीं खर्च आएगा। शमशान घाट तक जाने की कोविड-19 के कारण नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल, जीवन है तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन कोविड-19 से आप बचे रह सकते हैं तभी जब आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, कम से कम बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में मत जाएं और संक्रमित होने पर तुरंत जो है डॉक्टर का इलाज शुरू कराएं। अपने को अपने घर के लोगों से थोड़ा सा अलग कर लें जिससे उनको ना हो। आपने चुनाव की बात की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव है और दिशा निर्देश जरूर जारी किए गए हैं, लेकिन कहीं भी पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अपनी जो वर्करी करते हैं उसमें बहुत बड़ी भीड़ अपने साथ लेकर के चलते हैं और आज कई राज्यों में उपचुनाव भी है। अगर बात की जाए तो कई जगह पर जहां जहां विधानसभा की सीटें खाली थी वहां पर हालांकि पूरे प्रदेश में भले ही सख्ती लागू की गई हो, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां पर चुनाव है, उपचुनाव है, वहां पर कोई सख्ती नहीं अभी तक देखने को मिली। चुनावी रैलियां लगातार चलती रही। तो वही कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि जिस तरीके से जो जिम्मेदार लोग हैं वो खुद पालन नहीं कर पा रहे हैं। एक जो संदेश दिया जाना चाहिए था वो जिम्मेदार लोगों की तरफ से नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। मैं बार बार कह रहा हूं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी होती है चुनावों को कराना। कोविड-19 की महामारी से कोई बचा नहीं है। सब लोग जान रहे हैं, कहीं ना कहीं हर आदमी प्रभावित है। किसी का मित्र, किसी के परिवार में, किसी के पड़ोसी, किसी के जानने वाले, समाज के प्रतिष्ठित लोग इस बीमारी की चपेट में आकर के बीमार भी हुए हैं और मृत्यु के शिकार भी हुए हैं। और मैं, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं, पत्रकारिता जगत की बहुत बड़ी क्षति कोविड-19 से हुई है। हम लगातार, एक तरफ तो हमारे पत्रकार लगातार फ्रंट पर खबरें दे रहे हैं, फ्रंट पर मोर्चा वाले हैं, दूसरी तरफ उनकी बीमारी से मृत्यु भी हो रही है। बीमार तो लगातार लोग पड़ रहे हैं। तो इस पीड़ा को जो समझ ले रहा है वो सतर्क हो जा रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितने संक्रमित लोग हैं वो अपना इलाज करावें और बुखार को और कोविड-19 को एक तराजू में न
तौले। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे बुखार तो होता ही था, बिल्कुल बुखार होता था, लेकिन ये कोविड-19 के लक्षण और बुखार के लक्षण में जो अंतर है उसको डॉक्टर बता सकता है, आप नहीं बता सकते। यहाँ लोग खुद डॉक्टर बन करके जो है अपना और अपने पड़ोसियों को ज्ञान देने लग रहे हैं, जिसका खामियाजा लोगों को जान गंवाने तक देनी पड़ रही है। और हितेन जी, रही चुनाव की बात, चुनावों में मैंने एक अपील की थी अपने साथियों से, पत्रकार साथियों से भी और कुछ राजनीतिक लोगों से भी, कि जो चुनाव प्रक्रिया से अपने को दूर कर लीजिए, भीड़ भाड़ जगह में न जाइए। और बहुत से साथियों ने इस बात को माना है। जो पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव लड़े, उनके समर्थक करें, लेकिन जान है तो जहान है, अपनी रक्षा अपने आप करनी है। सबसे पहली सीढ़ी ये है कि हम आप खुद कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें और कम से कम लोगों से मिले, और जब मिले तो अपने को बाद में हाथ धोने, सैनिटाइज कर लें, और दिन में 2-3-4 बार भाप जरूर लें, काढ़ा जरूर पिए। सामान्य से उपाय हैं जिनका पालन करना है, जिसमें पैसा नहीं लगना है। अगर हम बीमार हो गए तो पैसा भी लगेगा और दिक्कत भी होगी। बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने की आपने कोशिश की है लोगों को, लेकिन हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि जनता जागरूक हो जाए, समझ ले कि कितना ही बड़ी मुसीबत हमारे सामने अदृश्य रूप में है। यानी कि हमारे बिल्कुल नजदीक में कोरोना का संक्रमण हो सकता है, कोई भी आदमी कोरोना से संक्रमित हो सकता है। हमें खुद ही बचाव करना होगा। अगर हम खुद बचाव कर लेंगे तो बचे रह जाएंगे, नहीं तो वो स्थिति देखी जा सकती है जिस तरीके से आंकड़ों में लगातार उछाल हो रहा है। और वो आंकड़े जो हमारे सामने आ रहे हैं वो सिर्फ वो हैं जिनकी जांच की जा रही है। अगर जांच सभी की कर ली जाए तो बहुत बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हमारे सामने आ सकते हैं। तो बचाव हमें खुद ही करना होगा, कोरोना से हमें खुद ही बचना होगा। बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।